हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो तीन प्रमुख न्यूज है। एक तो लोकसभा में जो है तीन कानून या विधेयक जो है पास किए गए हैं भारत में आपराधिक कानून से जुड़े हुए। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे किसी न किसी रूप में, उसके जगह ये तीनों कानून लाए गए हैं। ठीक है, जहाँ तक जो दूसरा हमारा समाचार है वह है अमेरिका से जुड़ा हुआ। कल अमेरिका में एक राज्य है कोलोराडो, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, यानी वहाँ पे एक राज्यों की अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है और एक तो सुप्रीम कोर्ट पूरे यूनियन की अलग से है ही है, वह है। तो वहाँ की कोलोराडो राज्य की जो सर्वोच्च अदालत है उसने जो है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसमें अब वह जनवरी 6 जनवरी 2021 के जो कैपिटल में घटना हुई थी विद्रोह की, या कह सकते हो लोगों द्वारा तोड़फोड़ की, उसके आधार पर उनको दोषी ठहराया गया है और उस राज्य में अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो खड़े नहीं हो सकते। यानी उस राज्य में वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रीमिनरी मतदाता वाला होता है उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पे इसका क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे देशों के संविधान को भी पढ़ना है, प्रशासनिक व्यवस्था तो उसमें अमेरिका भी पढ़ते हैं, और चूंकि अमेरिका एक हमारा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एलाई है और डोनाल्ड ट्रंप के समय से हमारे साथ रिश्ते ज़्यादा करीब हुए थे, तो हम उसको ठीक भी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक तीसरा न्यूज़ है वह एक न्यूज़ है, ब्रिटेन की एक एजेंसी ने 3 एयरलाइंस के एडवर्टीजमेंट पे रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि ये ग्रीन वॉशिंग है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है और इसको हम समझते हैं। जहाँ तक आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए जो है 3 कानून लाए गए हैं, उसमें से अभी नहीं, ये अगस्त में ही ला दिए गए थे। जो मानसून सत्र के अंतिम दिन जो है गृह मंत्री ने जो है लोकसभा में इन्हें पेश किया था। उसमें पहला था आईपीसी 8060 को रिप्लेस करने वाला भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 विधेयक, और सीआरपीसी जो भी अंग्रेजों के समय से ही आया था लेकिन बाद में इसको 1981 या 82 में चेंज किया गया था, उसके जगह पे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया था, और एविडेंस एक्ट जो अगेन अंग्रेजों के समय से वो चला आ रहा है, उसकी जगह नवीन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 विधेयक पेश किए गए थे। और पेश करने के साथ ही वो विधेयक को जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी गई थी, गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी को, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल जी कर रहे थे। उसने अपनी 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसको लेके जो है सरकार पुनः लोकसभा में जो कुछ चेंज करने के साथ उस विधेयक को लाई है और लोकसभा द्वारा कल ही इसको पास कर दिया गया है। अब ये राज्यसभा में गया है, हालांकि अभी कानून नहीं बना है, राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तब कानून बनता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों लाया गया है और इसके कुछ प्रमुख प्रावधान, सभी नहीं, कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक बार अधिनियमित होने के बाद यह भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता, यानी भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और मूल रूप से 1898 था लेकिन बाद में 1973 हो गया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। देखिए 1860 है, ये 1973 में चेंज है, लेकिन पहले लाया गया था 1898 में और 1872, यानी उस दौर के कानून को बदलते हुए ये स्थान लिया जाएगा। और इस आपराधिक कानून सुधार में पहली बार आतंकवाद के अपराधों को सामान्य अपराध कानून में लाता है और राजद्रोह के अपराध को हटा देता है और इसके जगह देशद्रोह लाता है। ठीक है, अभी इसको भी समझेंगे। भीड़ द्वारा हिंसा यानी मॉब लिंचिंग की भी बात करता है और इसके लिए मौत की सजा देता है, यानी ये कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, जहां तक इन विधेयकों के समर्थन करते हुए गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमृत काल में, यानी जब आज़ादी का 75वां वर्षगांठ देश मना रहा था, यानी कि 15 अगस्त
2022 को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक बात कहा था कि भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा। अमृत काल क्या? जब वो 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक जाएगा तो उसको सरकार ने अमृत वर्ष था 2022, और अमृत काल जो है ये 25 साल का अमृत काल चल रहा है। इसमें सरकार ने या प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा था, पंच मंत्र या पंच प्राण। उसमें से एक ये भी था कि जितनी भी गुलामी के प्रतीक हैं उन सबको हटा देना है। उनमें से उसी आधार पर चलते हुए सरकार ने जो है ये 3 गुलामी जैसे देख ही रहे हैं। एक एक्ट जो है आईपीसी 1860 का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 का है, भले उसमें किया गया हो, 1898 का है, भले 1972 में उसमें चेंज किया गया, लेकिन है ये मूल रूप से 1898 का ही। और जो साक्ष्य एक्ट है वो भी 1872 का है। ऐसे में इनको बदलकर भारतीय आत्मा का, भारतीय न्यायिक आत्मा का और उसके जो है अपने संवैधानिक मूल्यों के आधार पे जो है एक न्यायिक व्यवस्था अपनाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। क्योंकि जो उपनिवेशिक काल में जो भी कानून आए थे दंड प्रक्रिया को लेके, वह उपनिवेशिक सत्ता को मजबूत रखने, उनको बनाए रखने, यानी उपनिवेशिक सत्ता को केंद्र में रख के लाए गए हैं। जबकि गृह मंत्री कहते हैं कि ये जो कानून लाए गए हैं ये भारत की जनता या भारत के लोगों को केंद्र में रख के लाए गए हैं, क्योंकि हमारा संविधान का जो मूल है क्या है, हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं उनको केंद्र में इसको रख के लाया गया है। ठीक है, और इसमें बाकी बता ही दिए हैं कि ये क्या किया गया है। नए विधेयक की जरूरत क्यों थी? क्योंकि पहली बात तो यही कि जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं कि औपनिवेशिक जो है काल से ये चीज़ें चली आ रही थी, औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करना था। ठीक है, देखिए औपनिवेशिक विरासत जो था इसको समाप्त करना था, क्योंकि 1860 से 23 तक जो है 1860 का आईपीसी, तब से लेके 2023 यानी कि 140 साल उधर और 23 साल इधर, यानी 163 साल से वही जो आपराधिक न्याय प्रणाली जो है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, उसी के अनुसार हमारे देश का शासन क्या कर रहा था, काम कर रहा था। उसकी भाषा, उसके शैली, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि उसमें राज्य के संसाधनों को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, व्यक्ति, वनस्पति, लोगों के जान और महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो बताता था कि उनका उद्देश्य क्या था। जो कि अंग्रेज आए थे भारत में 1800 कह सकते हो कि 57 की क्रांति के बाद 1858 सा जो होता है वो राज्य स्थापित हो जाता है, ब्रिटिश राज्य, और इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जो है केंद्रीकृत करना शुरू करते हैं। भारत में स्थायित्व के लिए निश्चित रूप से वो ऐसे कानून लाएंगे, ऐसे आपराधिक प्रक्रिया कानून लाएंगे जो कहीं ना कहीं उनके हितों के अनुरूप हो। वो एक देश जो भारत में या किसी भी देश में अपना उपनिवेश या साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, तो उसके द्वारा जो जिन पर शासन किया जा रहा है उनके लिए जो कानून आएंगे, निश्चित रूप से वह उसके हितों को तो नहीं कर रहे होंगे, वो अपने हितों को या ब्रिटेन के हितों को संरक्षित करने के लिए कर लाए गए थे। वही चीज़ें देख लीजिए कि कानून का मसौदा औपनिवेशिक काल के दौरान तैयार किया गया था और इसमें पुरातन भाषा, अवधारणाएं शामिल थी जो वर्तमान सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को सटीक रूप से निलंबित नहीं करती। और साथ ही ये कानून, चूंकि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में कानून, अदालतें या अदालत और पुलिस और साक्ष्य, और साक्ष्य मतलब उसको कहते हैं विटनेस, या जो आप साक्ष्य ही हिंदी में है, एविडेंस, उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। आज की परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, दुनिया के कई सारे देशों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारा अभी साक्ष्य अधिनियम वही पुराना चल रहा है, उसमें बस कॉस्मेटिक चेंज हुआ है। इसके जरिए, कानून के जरिए पूरी तरह से उसको बदल के नए आवश्यकताओं और नए तकनीकी जो उन्नयन है उसके अनुसार इसको लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के कारण इसकी जरूरत पड़ गई है। सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण। ठीक है, समय के साथ कानून जटिल हो गए हैं, जिसे कानूनी चिकित्सकों या कह सकते हो लीगल जो लोग हैं और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता के बीच भ्रम पैदा हो गया है ना, बहुत पुराना, बहुत समय से चलता आ रहा है। और इसको सरल करना, सुव्यवस्थित करने से पारदर्शिता और समझ बढ़ेगी, लोगों को भी कानून समझ में आने लगेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ केशवानंद भारती का वाद का जो वीडियो जारी किया है, और भी ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे
कि जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी एक बार लीगल फैटर्निटी थे, उसमें सीजीआई भी बैठे थे और सारे चीफ जस्टिस बैठे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि एक भाषा अदालतों की है वो जो और एक आम लोगों की भाषा है। हमारे यहाँ जो कानून हैं वो अदालतों और वकीलों को तो समझ में आते हैं लेकिन आम लोगों को समझ में नहीं आते हैं, जबकि वो कानून आम लोगों के लिए बने हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, सरकार कोशिश कर रही है कि एक भाषा जो अदालत के लिए हो या वकीलों के लिए हो, लेकिन जो भी कानून बने वो सरल से सरल भाषा में बने ताकि आम लोग भी उसको समझ सके। यही बात चीफ जस्टिस भी कहते हैं। इसीलिए उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनके अनुवाद कराना शुरू किया है। तो ये कहीं ना कहीं पहल क्या है कि जो कानूनी चीज़ें जो केवल वकील लोगों तक ही या न्यायाधीशों और वकीलों तक ही उसकी समझ सीमित थी, उसको इस तरह से आम लोगों तक समझ ले जाया जाए ताकि कानून का उसका जो कानून को लागू करने में भी बेहतरी हो। लोग समझेंगे तो शायद न तोड़े, या कानून को समझ आएगा तो उसका प्रवर्तन कराना भी आसान हो जाएगा, और यही लोगों के हितों में है। साक्ष्य संग्रहण और प्रस्तुतिकरण, तो जैसे जैसे मैं ही बताया कि जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें चेंज हुई है, जरूरी हो गई है कि हमारे एविडेंस एक्ट को भी उसी तरह से बदला जाए। ठीक है, सरकार द्वारा विधेयक का क्यों पेश किया गया? देखिए, आज़ादी का जब अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, यानी 75वां साल शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कहा था कि देश की जनता के सामने पंचप्रण या 5 प्रतिज्ञाएं रखी थी। उनमें से एक है गुलामी के सभी चिन्हों को खत्म करना। प्रधानमंत्री का कहना है कि देश आज आज़ादी के 75वें साल हो गया है और हम कई सारे गुलामी के प्रतीक चिन्ह ढो रहे हैं, और ये उचित नहीं है। ऐसे में देश प्रतिज्ञा लेगा, उसमें से एक प्रतिज्ञा ये है कि देश सभी गुलामी के प्रतीक चिन्हों को छोड़ देगा। तो ऐसे में 1860 से 23 तक जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर संचालित होती है, उसको तो छोड़ने की पूरी बात ही है। इसीलिए भारतीय न्याय प्रणाली को भारतीय जरूरतों, भारतीय आत्मा के अनुसार लाने के लिए जो है कहीं न कहीं बात की गई है। जैसे इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो उसका दंड माने क्या होता है? किसी को दंड देना। ये चूंकि ब्रिटिश सत्ता थी, वो लोगों पर जो शासक थे उनको दंड देने के उद्देश्य से लाई थी। अब वर्तमान इसके जगह जो कानून लाया है भारतीय न्याय संहिता, ये इसका उद्देश्य क्या है? अपने नागरिकों को न्याय देना। न्याय देने के दौरान दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी उद्देश्य क्या है? न्याय देना। जो पीड़ित है उसको न्याय देना, और उसमें प्राइमरी उद्देश्य क्या था? लोगों को दंड देना। उसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पुराना जो कानून था 1898 का, बाद में 1972 में जो चेंज किया गया था। नया नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें जो सिविल राइट्स है, सिविल नागरिकों के जो अधिकार हैं या उस तरह के, उनको सुरक्षित रखने के लिए संहिताएं हैं। वहां पे आपराधिक संहिता थी, यानी पहले से ही आप किसी को अपराधी मान लिया जाता था। यहाँ पे हमारे जो पीड़ित हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है पूरी ये संहिता बनाई गई है। उसी तरह से साक्ष्य अधिनियम, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो बदलाव था, ये प्रधानमंत्री का जो प्रण था कि हमें गुलामी के प्रतीकों को हटाना है, उसके लिए जो आपराधिक प्रणाली चली आ रही थी उसमें कह सकते हो भाषा से क्या होता है? नहीं, भाषा से बहुत कुछ होता है, क्योंकि भाषा बताती है, जैसे आप किसी से तुम कहो और आप कहो, ये बताता है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो या कहाँ पे तुम का प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पे आप का प्रयोग किया जा रहा है। कोई बहुत करीबी है, आपके दिल के बहुत करीबी है, और उसको आप कहने, तुम कहते रहो उसको, और आप कहना शुरू कर दो तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन कोई बहुत एक फॉर्मल है, बड़ा है, उसको तुम कहना शुरू कर दो तो वो बुरा मान जाता है। तो भाषा का भी अपना या शब्दों का अपना महत्व होता है। इसलिए जो भारतीय न्याय संहिता है वो सिर्फ शब्दों का चेंज नहीं है, ये कहीं ना कहीं विचारधारा या जो प्रक्रिया है उसका चेंज है कि इसमें कानून जो है लोगों के न्याय के लिए है, लोगों को दंड देने के लिए नहीं है, लोगों के न्याय के लिए है। जो सीआरपीसी थी वो पहले क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता थी, कैसे चलेगा। अब नागरिक सुरक्षा संहिता कि लोगों के राइट्स, अधिकार या नागरिकों के अधिकार और उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रक्रिया संहिता थी। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि हमारा उद्देश्य चेंज हो गया है। देखिए, अब क्या कहते हैं कि सर, आप कहेंगे कि क्या सर इससे बहुत चेंज हो जाएगा? देखिए, कोई भी आपराधिक जो प्रणाली है उसमें कानून, उसमें प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस, न्यायपालिका, और उसमें भी वकील आदि जुड़े होते हैं। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है, ये सब मिलके जो है न्यायिक प्रणाली बनाती है।
इसी के आधार पर लोगों को न्याय मिलता है। अब आपने कानून में चेंज कर दिया है, लेकिन अभी आपको पुलिस के रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पुलिस के भी अप्रोच में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 163 साल पुराने कानूनों के आधार पे वो ट्रेंड है, उसी तरह से वो लोगों को देखती है। हमारी न्याय प्रणाली में भी उसी तरह की चीज़ें दिखती होगी, हमारे वकील पेशा वाले भाई बंधु भी उसी तरह की चीज़ों को देखते होंगे, अभ्यस्त होंगे। तो कानून बदल गया, एक शुरुआत हो गई। इसके साथ साथ अब लोगों के व्यवहार भी बदलने के प्रति शुरू करना पड़ेगा। आगे अब सरकार और कोर्ट, जैसा कि सीजीआई भी कह चुके हैं कि वो इसके लेकर काफ़ी एक्टिव हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एक्चुअल में न्याय मिलना चाहिए। जनता का भी माहौल यहीं पे है, और हम आज़ादी के 75वें से 100वें साल के लिए एक अपना अमृतकाल मना रहे हैं। तो ऐसे में इसको हम कह सकते हैं कि एक बेहतर कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ चलना बाकी है, क्योंकि अभी पुलिस रिफॉर्म भी इसी के साथ चाहिए, खासतौर से जो उनके मनोविज्ञान में चेंज करना होगा। न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में भी बहुत सारा चेंज करना पड़ेगा, वरना कानून सिर्फ रहने मात्र से चीज़ें नहीं होती है, कानून का क्रियान्वयन भी उसी भाव से होना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट में। ठीक है, आइए नए कानून की मुख्य विशेषताएं कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसी में गृह मंत्री जी ने कहा कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह, सेडेशन चार्जेस जो है धारा 124 एक बड़ी बदनाम धारा है, और हमारे लिए कह सकते हैं कि ये अगर गांधी जी देखा जाए, तिलक देखा जाए, और कई सारे जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो इसी धारा के तहत उन्हें जो है सजा दी गई थी। ठीक है, और कई मामले में ये धारा अभी भी चली थी, लेकिन इस धारा को ये माना जाता है कि इसमें सरकार का विरोध करने पर भी धारा लगा दिया जाता है। और इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, जैसे केंद्र पर भले आरोप लगाते हों, लेकिन जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है वहां पे भी ये धारा का मनमानी और खूब बढ़िया, यानी जो सत्ता है वो इसका प्रयोग करने से नहीं चूकती है। और ये लाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता को बचाना चाहते थे। हालांकि सरकार ने अब राजद्रोह, यानी कि देखिए राज्य या स्टेट के खिलाफ अपराध, ठीक है, अब इसको राजद्रोह माने सरकार का खिलाफ था, यानी जो गवर्नमेंट है, यानी जो वर्तमान सरकार है या राज्य सरकार है, अगर उसके खिलाफ आरोप लगाते थे तो भी राजद्रोह लग जाता था। अब वो सरकार से हटा के स्टेट या राज्य या देश के खिलाफ, देश के एकता, अखंडता और इस तरह की चीजों के खिलाफ अगर लाएंगे तब वो लगेगा देशद्रोह। यानी गृह मंत्री का कहना है कि अब राजद्रोह की जगह हमने देशद्रोह ला दिया है। देखिए, राजद्रोह यानी सत्ता को मजबूत करना, देशद्रोह रोकना यानी देश को मजबूत होना करना है। तो सरकार ये चेंज है कि हमने जो एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट था कि उसमें जो शासन आया था 1860 में, या जो अंग्रेजों का शासन था, वो देश को बचाना चाहता था या अपनी सत्ता को, तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते थे। सरकार ने देश को बचाना चाहा, न कि सरकार की आप आलोचना करिए, सरकार की बुराई करिए, लेकिन देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ जो है वो सजा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया है। आतंकवाद को परिभाषित करना, आतंकवाद की समस्या के निपटान में वैश्विक स्तर पे हो या जो घरेलू स्तर पे हो, हालांकि घरेलू स्तर में यूएपीए के तहत बाद में चेंज करके उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन आतंकवाद की एक समुचित परिभाषा का होना बड़ा वो एक कह सकते हो कमी खलती है वैश्विक स्तर पे। जहां तक घरेलू स्तर पे है, यूएपीए में आतंकवाद परिभाषित है, मतलब आतंकवादी कृत्य परिभाषित है, वो भी काफ़ी बड़ा व्यापक परिभाषित है। उसी तरह की परिभाषा को भारत के सामान्य दंड संहिता में जो है इसको जोड़ा गया है। और देखा जाए कि पिछले 75 सालों में देश में आतंकवादी हमलों में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं, और ऐसे में गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और सामान्य अपराध कानून में एक अलग श्रेणी के रूप में इसे शामिल किया गया है। परिभाषित में क्या किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी विदेशी देश में कोई कृत्य करता है, विदेशी देश में भी कृत्य करेगा, उस पर भी ये आतंकवाद लगेगा। फिर उसमें तोड़ फोड़ और वो सारे जो यूएपीए वाला है ना, वही प्रावधान इसमें भी जोड़ दिए गए हैं। ठीक, और क्या किया गया है? मॉब लिंचिंग जो बड़ी भीड़ मिलके भीड़ हत्या होती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको पहली बार जो है इसमें देखा गया है कि मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया। इसमें मृत्यु दंड तक की सजा या 7 साल या आजीवन कारावास, यानी 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, यानी 5 साल से ज़्यादा की सजा का इसमें प्रावधान करके इसको कड़ा बनाया गया है। इसी तरह से
जो महिलाओं को प्रलोभन देके शादी और जो झांसे से जो है शादियां की जाती थी या उस तरह से किया जाता था, उसको भी अपराध बनाने की बात की जा रही है। त्वरित कानूनी प्रक्रिया अपनाया गया है। इसमें यह है कि यह विधेयक 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा और 90 दिनों के लिए इसके आगे बढ़ाने की अनुमति होगी। साथ ही में जैसे आपने FIR कर दिया, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं भी जाके 0 FIR कर सकते हैं और FIR के बाद उस 15 दिन के अंदर उसकी FIR रजिस्टर्ड होगी। और साथ ही में अगर FIR रजिस्टर्ड होगी तो जो जांच अधिकारी है वह जो पीड़ित है उसको समय समय पे उसमें क्या हो रहा है इसकी सूचना देना के लिए उसे लायबल ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कानून जो है न केवल भाषा के संदर्भ में बल्कि जो कह सकते हो ध्येय या लक्ष्य के संदर्भ में भी एक कह सकते हो कि क्रांतिकारी परिवर्तन है। पहले ध्येय जो कानून लाया गया था वो अपने राज्य सत्ता को प्रोटेक्ट करना था, अब जो ये कानून लाया है वो लोगों को केंद्र में रख के लाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे जैसा इसका क्रियान्वयन होता है, मैंने बताया कि अभी भी पुलिस रिफॉर्म, न्यायपालिका में सुधार और इस तरह की चीज़ें जो लोअर लेवल की जो है जुडिशरी है जो उसमें कमियां हैं या उनके ट्रेनिंग आदि की चीज़ों को भी करना पड़ेगा। सिर्फ कानून होने से आपकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से सुधर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक बेहतर सुधार है, इसको हम अच्छा मानते हुए चले। अगला जो समाचार है वह है कि कोलोराडो, अमेरिका की एक राज्य कोलोराडो है, वहाँ की सर्वोच्च अदालत ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाते हुए जो है 6 जनवरी 2021 के जो कैपिटल में दंगे हुए थे उसके लिए दोषी पाते हुए इन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य कर दिया गया। इसके लिए जो संविधान, अमेरिका के संविधान की जिस धारा का वो प्रयोग किया गया उसमें एक 14th अमेंडमेंट या 14वां संशोधन है, उसकी धारा 3 है, उसके प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इन्हें कोलोराडो राज्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक चूंकि काफ़ी कह सकते हो कि इस समय सबसे प्रमुख देश तो कह ही सकते हो, उसके किसी पूर्व राष्ट्रपति जो चुनाव होने वाला है, जो प्रमुख कंटेंडर है उसको वहाँ के किसी एक राज्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अमेरिकी राज्य कोलोराडो है, वहाँ की शीर्ष अदालत, देखिए अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे भारत में यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका में फेडरल ऑफ स्टेट, फेडरेशन है। फेडरेशन में क्या होता है कि जो संघ होती है उसकी अलग व्यवस्था होती है, राज्य एक स्वतंत्र इकाई के स्वायत्त इकाई के रूप में उनकी अलग व्यवस्था होती है। भारत में जो न्यायपालिका है वह एक है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्यों की हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अमेरिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो संघीय मामले देखती है और राज्यों की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वहां पे उन हर राज्य की जो 50 राज्य हैं उनकी अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, वो राज्य कानूनों के लिए वो करती है या उसके लिए। हालांकि उनके निर्णयों का अगर कोई एग्राइव्ड है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो अपील कर सकता है, लेकिन वे बता दिया कि ये कोलोराडो राज्य की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। उसमें यह कहा गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य में मतदान से बाहर रखने का आदेश दिया गया है। 19 नवंबर मंगलवार को दिया गया था और यह कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए अयोग्य है। क्यों अयोग्य हैं? क्योंकि 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमला हुआ था। वहाँ की भीड़ ने वहाँ पे यूएस कैपिटल की जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का मानना था कि जो बिडेन का जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और उसको कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों में इनके ऊपर केस चल रहा है। उसमें से कुछ लोकल लेवल के जो लोकल अदालतें हैं यहाँ पे इसी तरह की कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया कि ये दोषी हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि अमेरिका का वो संशोधन क्या है जिसके तहत इनको दोषी ठहराया गया है और जिसके आधार पर इनको सजा सुनाई गई है, वो क्या है, क्यों लाया गया है। तो देखिए अमेरिका का जो 14वां संविधान संशोधन है ये लाया गया था 1866 और 68 का जो दौर है, यानी जो गृह युद्ध के बाद का दौर था, यानी 61 से 65 का जो गृह युद्ध था अमेरिका का, जब लिंकन राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने जो दास प्रथा था वहाँ को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून बनाया था। तो दक्षिण के कई सारे राज्य अमेरिका के अलग होकर विद्रोह कर दिए थे। बाद में उत्तर के राज्य जीते थे और फिर बाद में यूनिफिकेशन हुआ। उसी समय कि राज्य के लोग विद्रोह में शामिल हो, यानी संविधान का उल्लंघन करें
और फिर बाद में वो सत्ता में आए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए उसमें 13वां, 14वां, 15वां संशोधन लाया गया था। उसमें जो 14वां संशोधन है उसमें ये कहा गया था कि जो उस राज्य में जन्म लेता है उसको ऑटोमेटिक वहां की नागरिकता मिल जाएगी, यहां तक कि दास लोगों को भी। ठीक है, उसी की एक धारा 3 थी, वो कहता है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति या चुनाव निर्वाचित व्यक्ति पहले किसी दंगे में या राज्य के विरुद्ध उसमें शामिल रहा हो तो वो किसी और जो है इस तरह के सार्वजनिक पद धारण करने में अयोग्य होगा, क्योंकि उसका मानना यह था कि संविधान से अगर आपको कोई है तो वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाइए, ये नहीं हिंसक प्रक्रिया को अपनाया जाए। उसी की धारा का प्रयोग करते हुए, जो कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति 1866 से बना हुआ, 1866 से 68 मान लीजिए का बना हुआ, करीब 160 साल से ज़्यादा समय होने के बावजूद भी 160 या 158 साल, पहली बार इसको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगाया गया है। ठीक है, यह निर्णय 2024 के लिए ट्रंप की उम्मीदवारी पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ट्रंप, जो उन्होंने कहा है, जो जाएंगे ही, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस पर रोक लगा दी है। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वैसे ही वो जो उनका वो निर्णय है कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जज हैं, उसमें से 6 जज तो जो है कंजर्वेटिव यानी रिपब्लिकन के जो है, यानी जिस पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप है उसी तरह के हैं, उसमें से 3 की नियुक्ति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। आपको अमेरिकी की सुप्रीम कोर्ट की बात ये बताएं कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो जज नियुक्त किए जाते हैं वो पार्टी लाइन पे किए जाते हैं, और एक बार नियुक्त होने के बाद आजीवन, जब तक वो इस्तीफा न दे दे या मर न जाए, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं। तो ऐसे में ये है कि इनकी बात सुन ली जाएगी, नहीं भी सुन ली जाएगी, सब कुछ गड़बड़ होगा। तो वैसे भी अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके लिए निर्वाचक तय किए जाते हैं। अब जैसे कोलोराडो है उसमें हर में ऐसे 2 निर्वाचक तय किए जाते हैं, और जो जीतता है, जो 50% से ज़्यादा पाता है, उस राज्य के वो दोनों सीट उस कैंडिडेट को चले जाते हैं। तो कोलोराडो परंपरागत रूप से भी डेमोक्रेट्स का रहा है, वहाँ पे रिपब्लिकन को वोट मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में चाहे कानूनी रूप से देख लिया जाए, चाहे व्यवहारिक रूप से देख लिया जाए, उनके प्रेसिडेंसी पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता है, न पड़ने वाला है। हाँ, इसी तरह के कई सारे मामले और 5-6 राज्यों में हैं। अगर वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तब उनके चुनाव को लेकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी वहाँ व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है कंजर्वेटिव या कह सकते हो कि रिपब्लिकन मानसिकता वाले ही वहाँ पे जज हैं, तो उन पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरा जो समाचार है वह है ब्रिटेन की एक एड जो रेगुलेटर है, उसने 3 वायुयान संस्थाओं, 3 वायुयान एजेंसियों या कंपनियों के एड पे जो है रोक लगा दी है, इस आधार पे कि ये ग्रीन वॉशिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एड क्या था उसमें, ये तीनों जो कंपनियां थी वो उसमें ये कह रही थी कि जो है हमारे से यात्रा करिए, हम बहुत सतत या सस्टेनेबल हमारा यात्रा है, बहुत ग्रीन है, मन की पूर्ण शांति की बात करती है। देखिए, होता क्या है कि जो एरोप्लेन वाली इंडस्ट्री है, जिसको आप कह सकते हो कि वायु परिवहन, वह जो है एक काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर करती है। ऐसे में एक धीरे धीरे विचार बन रही है कि इनको कम किया जाए, और अभी कोई उनके पास विकल्प भी नहीं है कि वो उसको कम कर सके। ऐसे में यूरोप में चूंकि ज़्यादा ग्रीन की बात है, वैसे में वो मनोभाव को करने के लिए ये लोग इस तरह के जो है डाटा देते रहते हैं या लोगों को बताते रहते हैं कि नहीं हम बहुत ग्रीन चल रहे हैं। हालांकि उसको लेकर कोई संस्था का कहना है ब्रिटेन की कि उसको लेकर इन लोगों ने कोई जो ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। मेन है कि हमें समझना है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। देखिए, ये अदालत ने के विज्ञापन नियामक है, इसने हवाई यात्रा के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में उपभोक्ताओं को कथित रूप से गुमराह करने के लिए एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद 3 हैं। भला ये करते तो सभी हैं, लेकिन इनका नाम 3 आया है। इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये पहली बार नहीं है। जुलाई में ये और भी कर चुके थे कि इन्होंने ग्रीन कार्रवाइयों के बारे में झूठे विज्ञापन दिए थे। आइए देख लेते हैं कि ये झूठे विज्ञापन दिए क्या थे। तो देखिए, एयर फ्रांस कहता है क्या, जरा इनकी सुनिएगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह एयरलाइन कह रही है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और छुट्टियों में जाने वाले करा बेहतर और टिकाऊ यात्रा करिए, बेहतर और सस्टेनेबल यात्रा करिए, यानी यात्री हमारे से जाएंगे तो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएंगे।
उसी तरह से लुफ्थांसा क्या कहता है कि अधिक सतत उड़ानें भरेंगे, यानी कि हम ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। और जो एक और है एतिहाद, वो कहता है मन की पूर्ण शांति। हमने पर्यावरण के लिए इतने किया है कि आपको मन की पूर्ण शांति हो जाए। जब ये संस्था इनके बारे में पता किया कि ये क्या करते हैं, तो इसमें पाया गया कि इनकी उपयुक्त जो विज्ञापन है उसकी दावों की पुष्टि के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। इन्होंने ऐसे ही दावे कर दिए हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग का मामला है। अब आप समझते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। ठीक है, देखिए ग्रीन वॉशिंग एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं व्हाइट वॉशिंग के समान है। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, आप देखते होंगे कि आप अपने घर पे पेंट वेंट कर देते हैं, तो पेंट करके क्या करते हैं, जो दाग रहता है, जो गंदगी रहती है, उसको आप छुपाते हैं। तो और इसको और जो सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि अपनी कमियों को छुपाना व्हाइट वॉशिंग कहलाता है। तो ग्रीन वॉशिंग वैसे उसी तरह की है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अपनी जो कार्रवाइयां हैं उसको छुपाया जाता है। उसको छुपाने के लिए कई बार हमें ऐसे तथ्य दिए जाते हैं जो कि आपकी कुछ अच्छी ग्रीन की दिखाई जाती है, जो आपके कमियों से नहीं जुड़ी होती हैं। और साथ ही में कई बार जो है झूठा या गुमराह करने वाला विज्ञापन दिया जाता है कि हम पर्यावरण के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की समस्या आ रही है, दुनिया के देशों द्वारा जो है, दुनिया के देशों छोड़िए लोगों में जो है जलवायु को लेकर एक चिंता जाहिर हो रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए अपने आप को ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। जैसे मैं ये कोई पेन बना रहा हूं, मैं ये 10 रुपए का है, मैं सामान्य सी बिजली ले रहा हूं, यानी ग्रीन कोयले वाली बिजली, और इस तरह से अब मैं इसको कह दूं कि एक प्रोडक्ट है ये 10 रुपए का बेचूं, और एक प्रोडक्ट सेम इसी को करके मैं उसको 12 रुपए या 10 ही रुपए को कहूं और कहूं कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन बिजली का प्रयोग करके है। तो जब आप खरीदने जाएंगे समान दाम पे समान तरह के प्रोडक्ट देखेंगे, तो जिस पे ग्रीन लगागा आपका दिल कहेगा कि मैं इसको ले लूं क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो भी सरकारें या जो भी संस्थाएं कहती है, ये लोगों के आंख में धूल झोंकना जो कहा जाता है ना, तो इसमें लोगों के आंख में हरा रंग झोंक देते हैं कि जो भी पर्यावरण अनुकूल, उनकी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, उसको आंकड़ों के शब्द जाल में या गलत तरीके के जो अध्ययन, ये लोग फर्जी अध्ययन भी करा लेते हैं जिनका कोई वो नहीं है। 20-50 लोगों पर अध्ययन कराएंगे और उसके निष्कर्ष को दिखा देंगे कि हमारी संस्था बहुत बेहतर काम कर रही है। कहीं दिखा देंगे कि हमने 1000-2000 पेड़ लगाया है, या हमने किसी संस्था को दान दिया है, पता चला कि वो किसी दूसरे काम से दिया गया हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसे में ये एक मुद्दा है, एक चिंता का मुद्दा है ग्रीन वॉशिंग, और इसलिए उस पर रोक लगाया गया है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।